हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेज। आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्तंभ क्लासेज पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम नगर पालिका का एक्ट है वो यहाँ पर कर रहे हैं और हमने नगर पालिका के एक्ट में अध्याय 1 और अध्याय 2 को है वो यहाँ पर पढ़ लिया है। आज हम नगर पालिका एक्ट का अध्याय तीसरा है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आज हम अध्याय 3 को शुरू करने वाले हैं और अध्याय 3 का नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। देखिए, हम इस अध्याय में देखेंगे कि नगरपालिका अपने कार्य को किस प्रकार से करती है, साथ में नगरपालिका में जो वार्ड समितियां बनती हैं, उनका क्या कार्य होता है और अपने कार्य को किस प्रकार वो पूर्ण करती हैं। ये सभी कुछ बातें हैं वो इस अध्याय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में 51 से लेकर के 66 तक है वो धाराएं रहने वाली हैं और साथ में ही यहाँ से आपके क्वेश्चन है वो भी बन जाते हैं। जैसे कि वार्ड समितियों का उल्लेख किस अध्याय में है, अध्याय 3 का संबंध किससे है, अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं, अध्याय 3 का नाम क्या है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाते हैं। और देखिए, अध्याय 3 है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और जो हमारे जो क्वेश्चन है वो हम इस एक्ट के बाद में एक महा मैराथन क्लास लगा करके सारे क्वेश्चन को वो यहाँ पर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को धारा 51 से। देखिए, धारा 51 कहती है नगर पालिका की बैठक के बारे में उपबंध, यानी कि नगर पालिका की जो बैठक है उसके संबंध में है। वो क्या कहते हैं? तो देखिए, नगर पालिका में दो प्रकार की बैठक है होती है। नगर पालिका में कितनी प्रकार की बैठक होती है? दो प्रकार की बैठक होती है। एक होती है आपकी साधारण बैठक और दूसरी होती है आपकी विशेष बैठक। देखिए, साधारण बैठक की बात करें तो साधारण बैठक है वो 60 दिन में एक बार होती है। 60 दिन में एक बार जो बैठक है वो आपकी साधारण बैठक होगी। यानी कि अगर हम कहें कि एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार है वो आपकी साधारण बैठक है वो होंगी। देखिए, यहाँ पर एक बात है वो आपको याद रखनी है कि ये न्यूनतम बैठक है। इससे ज़्यादा बैठक है वो हो सकती है। यानी कि कम से कम 60 दिवस में एक बार बैठक होगी और एक कैलेंडर वर्ष की बात करें तो 6 बार है वो साधारण बैठक यहाँ पर होंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें साधारण बैठक की तो 60 दिवस में एक बार होगी। वहीं आपकी विशेष बैठक है, उसके बारे में बताया गया है कि नगर पालिका के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य विशेष बैठक का संकल्प, यानी कि प्रस्ताव है, वो अध्यक्ष को दे सकते हैं और अध्यक्ष 7 दिवस की अवधि के अंदर विशेष बैठक बुला सकते हैं। यानी कि विशेष बैठक है वो कुल सदस्य 1/3 जो सदस्य हैं वो संकल्प देंगे अध्यक्ष को और अध्यक्ष है वो 7 दिवन जो दिवस है उसके अंदर आपकी विशेष बैठक को बुला सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अध्यक्ष के विफल होने पर, यानी कि अध्यक्ष है वो 7 दिन के अंदर विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं, तो विफल होने पर नगरपालिका का मुख्य अधिकारी 10 दिन में बैठक का आयोजन है वो करेगा। यानी कि अध्यक्ष के 7 दिन पूरे होने के बाद में ये 10 दिन शुरू होंगे और ये 10 दिन किसके लिए हैं? मुख्य अधिकारी के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैठक का आयोजन है वो अध्यक्ष भी कर सकता है और मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो भी बैठक का आयोजन है यहाँ पर कर सकता है। लेकिन शुरुआत है वो कौन करेगा? अध्यक्ष है वो करेगा। तो देखिए, धारा 51 हमें बताती है कि नगरपालिका में दो प्रकार की बैठक होती है, एक साधारण बैठक और एक विशेष बैठक। अब देखिए, नेक्स्ट धारा की बात करें, धारा 52 की, वशिष्ठ यानी कि व्यक्ति। तो वशिष्ठ सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार हैं, वो इस धारा का टाइटल है वो रखा गया है। देखिए दोस्तों, यह धारा है नगरपालिका के सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार के बारे में हमें बताती है। देखिए, अधिकार और विशेषाधिकार है वो निम्नलिखित है। जैसे कि आपका अभिलेखों यानी कि रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार है वो सदस्यों के पास होता है। देखिए, यहाँ पर सदस्य हैं वो निःशुल्क फाइल है वो देख सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड को है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आम जन है वो इन रिकॉर्ड को देखना चाहे तो इसके लिए उन्हें शुल्क है वो देना पड़ेगा।
तो एक अधिकार तो सदस्य के पास ये है कि वो नगरपालिका के जो रिकॉर्ड हैं, वो निःशुल्क देख सकते हैं, उनका निरीक्षण है वो कर सकते हैं। देखिए दूसरा अधिकार है कि सदस्य अध्यक्ष से किसी विषय पर प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। सदस्य हैं वो अध्यक्ष से किसी भी विषय पर प्रश्न है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरे अधिकार की बात करें तो नगरपालिका के कर्मचारी यानी कि प्राधिकारियों का जो लोक हित में ध्यान है वो आकर्षित है वो करना है। देखिए अगर किसी वार्ड का सदस्य है और नगरपालिका के कर्मचारी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझे कि किसी वार्ड में किसी नाली का कार्य करवाना है, तो कर्मचारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदस्य है वो जाकर के बोल सकते हैं, वहां पर उनका ध्यान है वो केंद्रित कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो सदस्यों के पास होते हैं। तो देखिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट धारा की, धारा 53 की। देखिए इसमें बताया गया है कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है उसके बारे में बताया गया है। देखिए इस धारा में क्या है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के बारे में क्या है बताया गया है कि किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा। देखिए नगर पालिका में अध्यक्ष को कब हटा सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि एक नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रथम वर्ष यानी कि प्रारंभिक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यानी कि अगर अध्यक्ष चुनाव जीत कर आता है तो उसी वर्ष है ना उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता। और यहाँ पर दोस्तों एक बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि एक बार प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद उस तारीख से 2 वर्ष तक प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ है, इस एक्ट का जो अर्थ है वो ये है कि नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रथम वर्ष में नहीं लाया जा सकता और 2 वर्ष प्रस्ताव पर चर्चा के बाद पारित नहीं होने पर, यानी कि जब प्रथम वर्ष तो हम उस पर क्या है कि प्रस्ताव ला ही नहीं सकते और दूसरे वर्ष जब प्रस्ताव हम लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और वो पारित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जिस तारीख को हमने ये प्रस्ताव लाए हैं, उस तारीख से 2 वर्ष तक है वो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी कि प्रथम वर्ष नहीं लाया जा सकता, दूसरे वर्ष अगर हम लाते हैं, तो तीसरे वर्ष भी वो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो 2 वर्षों के लिए वो प्रस्ताव फिर से नहीं लाया जा सकता। तो धारा 53 क्या कहती है कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, वो किस प्रकार लाया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, हम धारा 54 की बात करते हैं। देखिए 54 कहती है वार्ड समिति का गठन। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन है वो किस प्रकार किया जाएगा, वो धारा 54 हमें बताती है। देखिए दोस्तों, इस धारा में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो वार्ड समितियों के गठन के बारे में है वो बताया गया है। देखिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में किस प्रकार से वार्ड समितियां बनेंगी, वो सारी डिटेल है वो इस धारा में बताई गई है। देखिए वार्ड समिति का गठन है वो 3 लाख या अधिक की जनसंख्या पर होगा। और देखिए दोस्तों, वार्ड समिति में एक या एक से अधिक वार्ड हैं वो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वार्ड में एक ही समिति बनेगी। एक समिति में एक वार्ड या एक से अधिक वार्ड है वो यहाँ पर हो सकते हैं। वार्ड समिति में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों, वार्ड समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक आपके होते हैं मनोनीत सदस्य। देखिए निर्वाचित सदस्य को वार्ड सदस्य कहते हैं, जो प्रतिनिधि करते हैं, जो चुनाव लड़कर है वो जीतते हैं। एक होते हैं आपके मनोनीत सदस्य, ये अधिकतम 5 सदस्य होंगे। एक वार्ड समिति में कितने सदस्य होंगे? अधिकतम है वो 5 सदस्य होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष हो। जिनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और जिनको नगरपालिका के क्षेत्र में कुछ विशेष अनुभव होना चाहिए। जिनको भी मनोनीत करेंगे वो अधिकतम 5 सदस्य होंगे, न्यूनतम आयु उनकी 25 वर्ष होगी और नगरपालिका के क्षेत्र में कुछ विशेष अनुभव है वो उन्हें होना चाहिए। तो देखिए इन 2 सदस्य को जो है वो समिति में बनाए जा सकते हैं। 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, एक आपके निर्वाचित और एक मनोनीत। हमने दोनों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर एक दोस्तों एक विशेष बात ये है कि नगरपालिका के प्रथम बैठक में वार्ड समिति अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लेती है।
देखिए प्रथम बैठक में क्या होती है कि वार्ड समिति अपने अध्यक्ष का है वो चुनाव करती है। अब अध्यक्ष वार्ड सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला होता है उसे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। मनोनीत सदस्यों को अध्यक्ष है वो नहीं बनाया जाता। अब यहाँ देखिए चुनाव है वो कब होगा, कैसे होगा? तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक वार्ड साथ होते हैं तो चुनाव होता है। देखिए दोस्तों, अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो अध्यक्ष है वो पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर अध्यक्ष के लिए चुनाव हो गया है, अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो फिर से नहीं चुना जाएगा। फिर से भी अध्यक्ष है वो चुना जा सकता है। अब देखिए अध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक कि कोई और उत्तराधिकारी ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि कोई अध्यक्ष है, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है या वो छोड़ना चाहता है, तो तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कोई दूसरा अधिकारी वहाँ पर आ नहीं जाता, उत्तराधिकारी उस पद को सँभालने के लिए वो नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए अध्यक्ष बीच कार्यकाल में पद है वो छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं नहीं करूँगा, 2 साल बाद में कोई अध्यक्ष है वो पद है वो छोड़ता है, तो देखिए नए अध्यक्ष है वो शेष कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। अगर इसको उदाहरण के तौर पर समझें कि प्रथम अध्यक्ष 2 वर्ष के लिए अपना कार्य करता है और वो पद को छोड़ देता है, तो जो नया अध्यक्ष आएगा चुनकर, वह शेष कार्यकाल के लिए काम करेगा, यानी कि 3 वर्ष के लिए ही अपना काम है वो यहाँ पर करेगा। देखिए दोस्तों, धारा 54 हमें ये भी बताती है कि वार्ड समिति का कार्य नगरपालिका के कार्यकाल के समान होगा, अर्थात एक साथ चलेगा। यानी कि नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त होने पर वार्ड समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि सदस्य द्वारा पद छोड़ने पर, देखिए हमने पढ़ा कि अध्यक्ष अपना पद छोड़ देगा तो फिर से निर्वाचन होगा, नया अध्यक्ष आएगा। तो वैसे ही अगर सदस्य अपना पद है वो छोड़ देते हैं, तो अध्यक्ष भी अपना पद है वो छोड़ देगा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सदस्यों के पद छोड़ने पर अध्यक्ष भी अपना पद है वो यहाँ पर छोड़ देगा। और देखिए दोस्तों, वार्ड समिति में जो गणपूर्ति होती है, वार्ड समिति में जो गणपूर्ति होती है, वह अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों के साथ होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप नोट ज़रूर कीजिएगा कि वार्ड समिति में जो गणपूर्ति होती है, वह अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की होती है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो अब देखिए बात करते हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 में धारा 55 की, जिसका नाम है समितियाँ। देखिए दोस्तों, इस धारा में बताया गया है कि नगरपालिका में कार्य करने के लिए समितियाँ होती हैं। तो नगरपालिका में निमन समितियाँ हैं, जैसे कि आपकी कार्यपालक समिति और दूसरी है आपकी अन्य समिति। तो देखिए कार्यपालक समिति की बात करें तो कार्यपालक समिति में इसमें जो निमन सदस्य हैं वो होते हैं आपके, जैसे कि आपका नगरपालिका का अध्यक्ष है वो कार्यपालिक समिति में होता है, नगरपालिका उपाध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है। अगर नगर परिषद है, नगर निगम है, तो 7 सदस्य जिनमें से 2 महिलाएं होंगी। और अगर आपकी नगरपालिका है तो 5 सदस्य होंगे। देखिए कार्यपालक समिति में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक विपक्ष का नेता होगा। और यहाँ पर देखिए अगर नगर परिषद या नगर निगम है तो 7 सदस्य होंगे, जिसमें से 2 महिलाएं होंगी। और अगर आपकी नगर पालिका है तो 5 सदस्य होंगे इसमें। देखिए दोस्तों, जो अन्य समितियां हैं नगर पालिका में, कार्यपालक समिति के अलावा जो अन्य समितियां हैं और उन अन्य समितियों में जो अध्यक्ष हैं, वो सभी कार्यपालक समिति में क्या होंगे? सदस्य होंगे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, वो आपको नोट करना है कि 90 दिन में समिति का गठन करना अनिवार्य है। कौन सी समिति का? कार्यपालक समिति का जो गठन करना है वो अनिवार्य है। कितने दिनों में? 90 दिनों में। अगर देखिए 90 दिनों में इसका जो गठन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार इसका गठन है वो करवा सकती है, आदेश दे सकती है। आदेश देकर भी राज्य सरकार इसका गठन है वो करवा सकती है। और देखिए दोस्तों, हमने कार्यपालक समिति में देखा कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विपक्ष के नेता हैं और अन्य भी सदस्य हैं जिसमें 2 महिलाएं होंगी। इनका गठन देख लिया, अन्य सदस्य भी देख लिए, जो अन्य समिति के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर सदस्य होंगे। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो आपने एक्ट है वो पढ़ा है,
अगर आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। देखिए, कार्यपालक समिति के जो सचिव होते हैं, वो कौन होते हैं? कार्यपालक समिति के जो सचिव होते हैं, वो कौन होते हैं? अगर आपको पता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अन्य समितियाँ वो निम्न होती है नगरपालिका में। 7 समितियाँ हैं, वो नगरपालिका बना सकती है और 1 समिति है, वो राज्य सरकार बनाती है। यानी कि एक समिति है, वो राज्य सरकार आदेश देगी कि ये कोई समिति है, कोई भी नाम हो सकता है, ये समिति है, वो बनाई जाए। तो देखिए, नगरपालिका की 7 समितियों की अगर हम बात करें, तो उसमें आपकी होगी वित्त की समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उप विधियाँ समिति, अपराधों का शमन और समझौता समिति। एक अन्य समिति का भी गठन किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक अन्य समिति है जिसका गठन है वो किया जाता है। यह समिति नगरपालिका में होती है तो 4 सदस्य, नगर परिषद में होती है तो 6 सदस्य और नगर निगम में होती है तो 8 सदस्य इसमें होते हैं। देखिए, नगरपालिका में होगी तो 4 सदस्य, नगर परिषद में होगी तो 6 सदस्य और नगर निगम में होगी तो 8 सदस्य इस समिति में होते हैं। यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार एक अन्य समिति का गठन भी वो कर सकती है और कैसे करेगी? आदेश देकर करेगी। यानी कि राज्य सरकार आदेश देकर एक अन्य समिति का गठन भी वो कर सकती है। यानी कि 7 समितियाँ नगरपालिका बनाएगी और 1 समिति है वो राज्य सरकार बना सकती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं धारा 56 की, 56 की। सदस्यों से भिन्न समितियों में कब कार्य कर सकेंगे? यानी कि सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकते हैं? देखिए, हमने पढ़ा कि ऊपर मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो ऐसे जो समिति में अन्य जो सदस्य हैं, वो भी क्या कार्य कर सकते हैं? तो देखिए, इस धारा में बताया गया है कि इनकी निम्नलिखित शर्तें हैं, वो बताई गई है। काम तो करेंगे, लेकिन उनकी शर्तें हैं, वो क्या है वो देखिए। अन्य सदस्य कौन बनेंगे? पहले तो यही होता है कि अन्य सदस्य कौन बनेंगे? तो देखिए, नगरपालिका प्रशासन में विशेष अनुभव रखने वाला जो व्यक्ति है, वो आपके नगरपालिका में अन्य सदस्य है, वो बन सकता है। देखिए दोस्तों, कम से कम 1/2 यानी कि आधे सदस्य प्रस्ताव यानी कि संकल्प पारित करते हैं, तो अन्य सदस्य को बनाया जाएगा नगरपालिका की समितियों में। कितने सदस्य अधिकतम बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, सदस्यों का 1/3 अधिकतम होगा। देखिए, अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर समझें कि नगरपालिका में 12 सदस्य हैं, वो अधिकतम है। तो देखिए, अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 1/3। 12 सदस्य नगरपालिका में हैं, तो अधिकतम 1/3 होंगे। तो देखिए, 12 सदस्यों का 1/3 होगा 4। तो 4 सदस्य हैं, वो अन्य सदस्य होंगे, अधिकतम होंगे। 4 से अधिक वो सदस्य वहाँ पर नहीं लिए जाएँगे। अब देखिए, हमने जो इस धारा में पढ़ा है 56 में, अब ये जो धारा है, ये आपको ज़रूर याद रखनी है कि जो हमने ऊपर समिति पढ़ी थी कि कार्यपालक समिति होगी, दूसरी अन्य समिति होगी, अन्य समितियों में हमने 7 समितियाँ पढ़ी थी। तो देखिए, ये धारा 56 है, ये कार्यपालक समिति पर लागू नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और कह दोगे कि भैया हम कार्यपालक समिति में सदस्य बनेंगे, क्योंकि हमने धारा 56 पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि नगरपालिका के जो बाहर के सदस्य हैं, वो भी ले सकती है नगरपालिका, हमें अधिकार है, विशेषाधिकार है हमें, तो वो सब चीज़ें कार्यपालक समिति पर लागू नहीं होती। आपको कार्यपालक समिति में नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, एक्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं धारा 57 की, जिसका नाम है समिति का अध्यक्ष। तो देखिए दोस्तों, इस धारा में समितियों के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है और उनका चुनाव किस प्रकार होगा, जो कि निम्न स्थितियां हैं यहाँ पर बताई गई। देखिए, अगर अध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं, तो अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष बन जाएंगे। अर्थात क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने आप में ही समिति का अध्यक्ष है वो बन जाएगा अध्यक्ष। जैसे मान लीजिए, हमने पीछे जो समितियाँ पढ़ी थी कि 7 समितियाँ बनेगी। अब उस समिति में अगर किसी अध्यक्ष को ले लिया जाता है सदस्य के रूप में, तो उस समिति में चुनाव नहीं होंगे। वहाँ पर जो अध्यक्ष है,
वो अपने आप ही उस समिति का भी अध्यक्ष है वो वहाँ पर बन जाएगा। देखिए, अगर उपाध्यक्ष किसी समिति में सदस्य है तो देखिए उपाध्यक्ष अगर किसी समिति में है तो वह पदेन अध्यक्ष है वो बन जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब समिति बनाई जाएगी और समिति में अध्यक्ष सदस्य नहीं है तो उपाध्यक्ष सदस्य है वो उस समिति में उपाध्यक्ष है वो क्या बन जाएगा, उस समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी समिति बनाई जाती है, उस समिति में अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष केवल सदस्य के रूप में जाता है, तो वहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। उपाध्यक्ष को क्या बना दिया जाएगा? अध्यक्ष बना दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, तीसरी स्थिति बनती है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो सदस्य अपने आप में से चुनाव करेंगे अध्यक्ष का। देखिए, किसी समिति में अध्यक्ष भी सदस्य नहीं है, उपाध्यक्ष भी सदस्य नहीं है, तो वहाँ पर जो सदस्य हैं, वो अपने आप में चुनाव करेंगे और अध्यक्ष को चुन लेंगे। देखिए, चौथी स्थिति है वो आपकी बनती है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हों तो। देखिए, किसी समिति में अध्यक्ष भी सदस्य है, उपाध्यक्ष भी सदस्य है, तो क्या होगा? अध्यक्ष है वो पदेन अध्यक्ष बन जाएगा और उपाध्यक्ष है वो पदेन उपाध्यक्ष है वो बन जाएगा। तो 4 स्थितियाँ बनती हैं धारा 57 में समितियों के अध्यक्ष के रूप। कोई भी समिति बनेगी तो ऐसी 4 स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बनने वाली। तो आइए बात करते हैं धारा 58 की। देखिए, इसमें बताया गया है कि बैठकों में अपनाए जाने वाली सामान्य प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, इस धारा में बैठकों का किस प्रकार आयोजन किया जाएगा ये बताया गया है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक समिति को 2 माह के अंदर बैठकों के संचालन से संबंधित निर्धारित करने पड़ेंगे। अर्थात संबंधित नियम बनाने होंगे, प्रक्रिया जो नियम होते हैं वो बनाने होंगे। ऐसा नहीं होता है, यानी कि कोई भी समिति बना दी गई है, 2 माह के अंदर उसके नियम नहीं बनाए गए हैं, तो नगरपालिका के विशेष आदेश से ये तय किए जाएँगे कि कौन से नियम है वो लागू होंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, अगर समिति का अध्यक्ष 15 दिवस से अधिक की अवधि तक अनुपस्थित होता है, देखिए समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक की अवधि तक अनुपस्थित होता है यानी कि नहीं आता है, तो नगरपालिका अपने अनुसार है वो नियम निहित करेगा। नगरपालिका अपने अनुसार नियम है वो निहित करेगी। समिति की विशेष बैठक का आयोजन अगर समिति के 1/2 यानी कि आधे सदस्य समिति में लिखित में समिति के अध्यक्ष को समिति की विशेष बैठक के आयोजन करवाने का पत्र अगर दे देते हैं, तो अध्यक्ष 2 दिन में विशेष बैठक है वो आयोजित करेगा। यानी कि अगर कोई समिति है और उस समिति की कोई विशेष बैठक करवानी है, तो उस समिति के आधे लोग लिखित में समिति के अध्यक्ष को पत्र देंगे, उसमें लिखेंगे कि हमें विशेष बैठक का आयोजन करवाना है, तो अध्यक्ष जो समिति का अध्यक्ष है, वो 2 दिन के अंदर विशेष बैठक का आयोजन है वो करवाएगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं धारा 59 की। इसमें है समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका की अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालना किया जाना। इसका अर्थ है कि समितियों का नगरपालिका के आदेश तथा अपेक्षाओं के अनुरूप है वो कार्य करना है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि धारा में कि सभी समिति नगरपालिका के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। यानी कि समिति स्वतंत्र रूप से कार्य है वो नहीं कर सकती, नगरपालिका के आदेश के अनुसार ही कार्य है वो करेंगी। समितियां अपने फंड से तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक नगरपालिका अपने बजट में घोषणा ना कर दे। देखिए दोस्तों, जो समितियां बनती हैं उनको फंड है वो दिया जाता है, उन समितियों के लिए फंड है वो बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी समिति अपने फंड को कहीं भी लगा दे। जब तक नहीं लगा सकती, जब तक नगरपालिका है वो बजट में घोषणा ना कर दे कि हम ये कोई कार्य करने वाले हैं, तब तक उससे जो संबंधित जो समिति है, वो अपने फंड का उपयोग है वो नहीं कर सकती। तो धारा 59 हमें क्या बताती है कि समिति है
वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती और अपने फंड को भी स्वतंत्र रूप से नहीं लगा सकती। अब देखिए बात करते हैं धारा 60 की। धारा 60 वार्ड समिति के सामान्य करते हैं वो बताती है। देखिए इसमें वार्ड समिति के कार्य हैं वो बताए गए, जैसे कि अपने वार्ड के सभी कार्य वार्ड समिति के होंगे। जो भी वार्ड में कार्य होंगे वो कौन करेगा? वार्ड समिति करेगी। जैसे कि आपका लाइट, आवारा पशु की रोकथाम, जागरूकता का कार्य, प्राथमिक आपदा में जो लोगों को राहत देने का कार्य है, आदि जो कार्य हैं वो सभी कौन करेगा? वार्ड समिति है वो करेगी। तो धारा 60 में क्या बताया गया है? वार्ड समिति के सामान्य कार्य हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए बात करते हैं धारा 61 की, धारा 61 की। तो देखिए शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकें। देखिए दोस्तों इस धारा में बताया गया है कि नगर पालिका के जो कार्य हैं वह सारे कार्य वार्ड समिति को सौंपे जा सकते हैं। तो धारा 61 है वो केवल इतना बताती है कि जो नगर पालिका के जो कार्य हैं वो किसको सौंपे जाएंगे? वार्ड समिति को वो सौंपे जाएंगे। देखिए आगे की जो धाराएं हैं वो छोटी छोटी धाराएं हैं, तो फटाफट से इन धाराओं को हम कर लेते हैं ताकि हमारा जो अध्याय 3 है वो आज पूरा हो जाए। देखिए बात करते हैं धारा 62 की। नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ उनके सदस्यों की निर्भरता आदि के कारण दूषित नहीं होंगी। देखिए इसमें बताया गया है दोस्तों कि नगरपालिका तथा इसकी समितियों के जो करते हैं सदस्यों की अयोग्यता के कारण दूषित नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों धारा 62 में क्या है कि अगर नगरपालिका तथा इसकी समितियों के किसी सदस्य का अयोग्य घोषित हो जाने पर किए गए कार्य हैं वो वैध होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि समिति या नगरपालिका के कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए अगर कोई सदस्य है और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जो कि हमने पीछे की धाराओं में पढ़ा है, सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में पढ़ा है, तो उसे मान लीजिए अयोग्य घोषित भी किया जाता है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो क्या होंगे? मान्य होंगे। उन्हें नहीं रोका जाएगा। वो जो कार्रवाई की है उन पर कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों धारा 62 में ये बताया गया है, इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। अगर सदस्य या अध्यक्ष का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो वह कार्य करना बंद कर देगा। उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। अगर उसका निर्वाचन उसे अवैध घोषित कर देता है तो देखिए वो काम तो करना बंद कर देगा, लेकिन उसके द्वारा जो पहले कार्य किए गए हैं वो सारे मान्य होंगे, अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं धारा 63 की। नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिका निधि का दायी होना। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि नगरपालिका के सामान्य खर्चे व्यय साधारणतः निधि से दायी होंगे। इस धारा में बताया गया है कि जो नगरपालिका है उसके खर्चे हैं वह नगरपालिका के साधारण निधि से दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यय के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, परंतु किसी दुर्विनियोग यानी कि मिसमैनेजमेंट, तो दुर्विनियोग रूप से उत्तरदायी होंगे। देखिए अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य व्यक्तिगत रूप से तो कोई खर्चे के जिम्मेदार नहीं है, नगरपालिका में खर्चे होते रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मिसमैनेजमेंट कर दिया है तो वहाँ पर वो उत्तरदायी होंगे उस खर्चे के। देखिए दोस्तों दुर्विनियोग होने पर उसकी वजह से जो दुर्व्यय यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है तो उस पर कार्मिक यानी कि जो कर्मचारी हैं, सदस्य, अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। तो धारा 63 हमें नगरपालिका के जो खर्चे हैं उसके बारे में बताती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ धाराएं और बची हैं, उसके बाद में हम अध्याय 3 को अब यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए बात करते हैं धारा 64 की। तो इसमें बताया गया है कि नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना।
देखिए दोस्तों, यह धारा बताती है कि नगर पालिका का कोई पदाधिकारी यानी कि कर्मचारी किसी भी संविदा में भाग नहीं लेगा। अगर देखिए नगर पालिका का कोई पदाधिकारी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखेगा, तो उसके साथ क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, वो धारा 65 में बताया गया है। तो देखिए धारा 65 क्या कहती है? नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति। शास्ति का अर्थ होता है जुर्माना। तो देखिए दोस्तों, नगर पालिका का कोई पदाधिकारी किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखेगा, तो 5,000 रुपये का उसे जुर्माना लगेगा। तो धारा 64 क्या कहती है कि कोई भी नगर पालिका का जो अधिकारी है, वो संविदा में भाग नहीं ले सकता, किसी भी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना हित है वो नहीं रख सकता। तो धारा 65 कहेगी कि अगर उसने हित रख लिया है, तो धारा 65 कहेगी कि हित रखने पर 5,000 रुपये का उसे जुर्माना लगेगा। और देखिए, अब बात करते हैं धारा 66 की। इसमें लिखा गया है कि सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे, यानी कि लोक सेवक का अर्थ है यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है, वो यहाँ पर समझे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस धारा में लोक सेवक की परिभाषा है वो बताई गई है। धारा 66 में किसकी परिभाषा बताई गई है? लोक सेवक की। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860, जो कि आपका 1860 का केंद्रीय अधिनियम जो है, उसके तहत धारा 21 के अर्थांगत नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक आदि को लोक सेवक समझा जाएगा। यह लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे। तो लोक सेवक है वो नगरपालिका के सदस्य को, अधिकारी को और जो सेवक है उनको समझा जाएगा। ये किस धारा में लिखा गया है? धारा 66 में। तो देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हमने 51 से 66 तक धाराएं हैं वो यहाँ पर कर ली है। और इसी के साथ आज की क्लास में ही हमने अध्याय 3 को है वो यहाँ पर पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर आगे जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।